आपने कभी एचआर की पावर को मिसयूज किया है या नहीं किया? We want people who are ambitious and also understand that what they know is not enough in today's time. Employee engagement, employee well-being is a big thing. देखिए Gen Z ना बहुत open, vocal and honest है. ओपन डोर पॉलिसी के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? अगर आप माइक्रो मैनेज करोगे ना तो सफोकेशन होती है एम्प्लॉयज को. कॉन्फिडेंट कैसे बने अपनी लाइफ? लोग तो क्या जज करेंगे अगर मैं खुद ही को जज कर रही हूँ तो. कितने बार तो लोग फेक इंटरव्यूज देते हैं. कितने तरह की चीटिंग चल रही है दुनिया में. फीडबैक की अगर सेलेक्ट भी नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? कि not everybody is hired on the same package from that same day. Do some skill, some upskilling, some certification, some courses, screen resumes, and I know how that is done. आपको लगता है कि फेवरेटिज्म कॉर्पोरेट कल्चर में चलता है ज्यादा? ठीक है, not giving the result. So don't give me these useless reasons. To be very honest, people think that HRs don't work, या फिर HRs के पास काम नहीं होता, या फिर उनका तो टाइमलाइन में they don't have very important task or difficult task. And there are so many things जिनके basis पर the decisions in the organizations or any policies and process, everything is passed by HR. लेकिन लोगों के लैंग्वेज में ऐसा है कि HR is just a support function. लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो HR को लोग सिर्फ सपोर्ट फंक्शन मानते हैं, जिससे कि मैं डेफर करती हूँ. HR is actually the function which is building the organization. बिकॉज अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को वो मेंटल वेलबींग या मेंटल स्ट्रेंथ या सपोर्ट नहीं दे रहे हैं whenever they need, they will not be able to work on their project with the full focus. So मेरे लिए HR is like the core function of any organization. एंड मुझे लगता है जो छोटी से छोटी कंपनी है, बड़ी से बड़ी कंपनी, डिफरेंस भी यही होता है कि बड़े कंपनीज में एचआर टीम्स होती है, छोटी कंपनी में वो जो उनके एक दो लोग होते हैं, वही एचआर, वही सेल्स पर्सन, वही सीईओ, वो सब कुछ बन जाते हैं. बट फंक्शंस डेफिनेटली, बिकॉज कोई भी कंपनी अपने पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस के बिना बनती नहीं है. सो दैट्स व्हाई द रोल ऑफ एचआर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाई डिड यू चूज द डोमेन ऑफ एचआर कि मुझे एचआर ही बनना है? क्या मुझे डोमिनेशन चाहिए, वो पावर चाहिए जो मुझे अदर फील्ड्स में नहीं मिल पाती? मैं बैक ऑफ स्टोरी जानना चाहता हूँ प्लीज. डोमिनेशन पावर डेफिनेटली नो. मतलब उसके लिए तो फिर शायद मैं एंटरप्रेन्योर बनना प्रेफर करती है, एंड यू नो आई वुड हैव हैड द होल बिजनेस टू माई सेल्फ. एचआर तो आई मीन इट वाजंट रियली प्लान. मैंने तो बीटेक कंप्यूटर साइंस किया था एंड देन आई जंप्ड इनटू एमबीए. ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ काम करना, उनके दुख दर्द सुनना इन हिंदी लैंग्वेज, उनके दुख दर्द सुनकर उनको सोल्यूशन देना, उनकी हेल्प करना. आई वॉज अ पर्सन हु वाज ऑलवेज लाइक दैट एंड आई लाइक डूइंग इट. And then eventually I realized that I'm also a person who is good in managerial roles or management roles. So then I jumped into doing MBA, then eventually into HR. And I also realized that now I realize, because people tell me कि you chose this field and you chose the best field for yourself. So that's like the biggest appreciation for me when people say you resonate the field of HR or you're a good HR, because you justify what the field of HR is supposed to be like. So that's the thing. And I think I could have done a lot more things, but I'm very happy that I chose this field and also that this field chose me. I'm doing justice to what I'm doing each day with my laptops. Okay, great to hear your journey. So मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, हर एम्प्लॉय भी पूछना चाहता है कि एचआर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, बिकॉज एचआर सबसे एक क्वेश्चन पूछता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. सो अपने आप को आप कहाँ प्लेस करते हैं एज एन एचआर की उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस एक्सटेंड तक होती है? क्योंकि हम तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई करते हैं, एचआर ये भी कर देगा, वो भी कर देगा, बट एक ना एक्सटेंड होता है, एक बाउंड्री होती है. सो मैं वो पूछना चाहता हूँ. देखिए एचआर के ना बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है. इवन इन एचआर स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्क्रीनिंग एंड सोर्सिंग, जो कि हमारा हायरिंग टीम का काम आता है, देन ऑनबोर्डिंग टीम आती है, देन आपके लॉजिस्टिक्स टीम आती है जो हमारे गिफ्ट्स एंड ऑल वो सब देती है, वो भी समवेयर रिलेटेड टू एचआर, बिकॉज द रिक्वेस्ट दैट दिस पर्सन हैज बीन हायर्ड एंड जो उनको टीम को जाता है कि ये इनका लोकेशन है, सारी डिटेल्स एचआर के पास आती हैं. देन एम्प्लॉय ऑनबोर्ड होता है. ऑनबोर्ड होने से पहले भी एक pre-onboarding formalities, that's also part of HR. Then वो onboard होके आ जाते हैं तो उनकी orientation, different teams का interaction, बड़ी assigning, फिर वो आएंगे, उन्हें project मिलेगा तो वो काम करेंगे, तो उनकी सारी जो policies and process के through उनको ले जाना, तो ये हर एक चीज़ जो इसमें हो रहा है. And then in between the most famous payroll processing, ठीक है, training and development, which is what I do. I'm into training and development and workforce management. So there is a lot. Like, I mean, I can keep on telling you things which are a part of HR. People also into OD, which is organization development. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें, मतलब there are activities that an HR does. But problem क्या होती है ना, लोग सोचते हैं कि okay, जैसे for example किसी को
जैसे ओके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक डिसीजन लेना है विच इज लाइक अ हायर लेवल डिसीजन या फिर अ बिजनेस डिसीजन, ठीक है, दैट इज नॉट समथिंग दैट एचआर कैन डेफिनेटली कंट्रीब्यूट और यू नो हैव अ डिस्कशन विद द टीम, बट एम्प्लॉय रिलेटेड डिसीजंस एचआर्स लेते हैं मोस्टली, पॉलिसीज एंड प्रोसेस रिलेटेड डिसीजंस एचआर्स लेते हैं, बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस के लिए वी हैव डिफरेंट पीपल, ठीक है। सेकेंडली लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा अगर मैं अपने एचआर से ये बोल दूंगा या फिर उनके लीव्स यू नो सैंक्शन करा दूंगा, दैट इज इट। मुझे ऐसा लगता है एचआर्स आल्सो वर्क इन यूनाइसन विद द मैनेजर्स, द टीएल्स, द यू नो लाइन मैनेजर्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ एक वर्टिकल के पास नहीं जा सकते, आपको अपनी टीम से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ लीव और एनी स्किल दैट यू वांट टू अपस्किल एंड देन यू अप्रोच द एचआर। सो एचआर वैसे बहुत सारे काम करते हैं एंड ऑफ कोर्स वी आर द मोस्ट रीचेबल और अप्रोचेबल पीपल, बिकॉज कोई भी ग्रीवियांस है तो हमारे पास लोग आते हैं, लीव के लिए हमारे पास लोग आते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग, अपस्किलिंग के लिए हमारे पास लोग आते हैं, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा तो वो भी हमारे ऊपर आ जाता है, रिलोकेशन करना है प्रोजेक्ट में बट हम नहीं कर सकते, तो दे कम टू अस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। We are there to serve the people, but we can't take decisions that they are supposed to take or their team and you know the business unit is supposed to take, because that will be for the business unit's growth. That is not a place where HR should intervene, is what I would say. So मेरे क्वेश्चन था कि जब कोई भी एम्प्लॉय अपनी सेंसिटिव चीजें बातें शेयर करता है किसी भी एचआर से, सो एचआर कितना कॉन्फिडेंशियल उसको रखता है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखिए मैं सच बताऊं, मेरी कंपनी में ना बहुत सारे एचआर्स है, लाइक मोर देन 500 फोक्स, ठीक है, एंड देयर इज डेटा एंड देयर आर केसेस जो हम दो एचआर्स के बीच में भी शेयर नहीं करते, ठीक है। व्हाई? बिकॉज they are very sensitive information and there are very sensitive cases जिसको अगर if there's one person who's handling, he or she will ask the senior and get that case closed. जितना बताओगे वो बात भी कहीं ना कहीं फैलेगी, ठीक है। So as an HR I believe, जब मैंने बोला कि employee centric या people centric field है, I think we have to understand there's an emotion which is attached to every human that is there in the organization. So अगर आप हमें कोई sensitive information बता रहे हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो, for example if I'm asking you to relocate to a location and you're telling me a reason, and you're telling me that I don't want this reason to be floated in the organization, I will keep it to myself. I will only discuss with the people who are responsible or maybe your point of contacts, just you know who are making the decision for you, and sort your problem. We do keep the information confidential. We are not the blabbermouths. We don't. I mean that's what I believe this profession is about. You cannot go and आप जाके वो नहीं नारियल लगा सकती इसने ये किया था इसने ये किया था, then what's the use of being a human resource professional? Yeah, you have to understand the person. And अगर कल को by chance उन कलीग को पता चल गया कि उनका रीजन बाहर चला गया, तो how would he feel? He would not open up. There are so many people, mental well-being हमारे कंपनीज में आजकल इतना important हो गया क्योंकि people are facing something or the other which is showing in their performance and progress. तो वो हमारे पास आते हैं, they share their concerns and then we recommend them, right? And तो अगर मैंने जाकर किसी को बता दिया दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू लेट्स से डिप्रेशन, what will be the impact on that person if he gets to know? And eventually the projects who are taking, like you know, who are deploying him, if this information gets leaked to them, they will be like अच्छा इन्हें तो डिप्रेशन है, मैं तो इन्हें लूंगा नहीं। शायद वो बहुत अच्छे एग्जाम्पलरी परफॉर्मर हो सकते हैं या हो जाएंगे, बट वो एक मिसकंसेप्शन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। So I think all this information is supposed to be kept private, confidential, and we do the same. Okay, follow the same thing. जैसे आपने मेंटल स्टेट की बारे बात करी, मैं पूछना चाहता हूँ आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है जिससे कि उसके एम्प्लॉयज सही मेंटल स्टेट में यू नो बिल्कुल जा रहे हैं, वो डिप्रेशन नहीं हो रहे, मेंटल स्टेट खराब नहीं हो रखा, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो रखा है, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन? मैं अपनी कंपनी के बारे में बताती हूँ। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय वेलबींग इज अ बिग थिंग, वी फोकस ऑन इट। हमारी वीकली एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, हमारी योगा क्लासेस होते हैं, मेंटल हेल्थ, अच्छा ये सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं? यस यस। और हमारी जो कंपनी है वो हाइब्रिड मॉडल पे चलती है, देयर आर एंड वी आर लाइक ऑल ओवर द ग्लोब, राइट? So if there is session on Wednesday, it's an online session for yoga or mental wellness or something, you know, how to combat stress. ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में बैठे और मैं पुणे में बैठे तो नहीं ज्वाइन कर सकती, आई कैन ज्वाइन। ऑनलाइन सेशंस होते हैं, जो ऑफलाइन होते हैं वो फिर अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं, बट देयर आर मेनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशंस दैट वी कीप ऑन हैविंग, अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट्स ऑन मेनी फेस्टिवल्स, लाइक अभी हमारा हैलोवीन वीक था, we had a Halloween program on Friday, then Diwali, every festival which is there celebrated in India or abroad, we celebrate it as an organization because we're a global organization. And ऐसा है कि हमने इतने सारी प्लेटफॉर्म्स इन्हें दे रखे हैं, मेंटल वेलनेस का भी हमारा एक पूरा पोर्टल है। If they want some help or if they want to see what all is in the calendar, right? If it's like a
For example, if somebody is battling stress and he is not able to focus and he just needs a refresher, तो वो जाके उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं. 1 से 2 घंटे का सेशन होगा. He might be able to get some tips from the person who's presenting the session. And ये सब जो हमारे जो experts होते हैं वो बाहर से आते हैं. They are practitioners who are joining us and who are helping our colleagues in taking part in that. Okay. So we focus on mental well-being a lot. And engagement में तो मैं खुद, I think one best part about being an HR is that we are the people promoting employee engagement in our organization. जितनी creativity, जितनी activities या जो भी हम सोच सकते हैं ना वो हम करते हैं. कभी हमारा म्यूजिकल फ्राइडे होता है, कभी ओपन माइक होगा, कभी एक चेस कंपटीशन होता है, देन फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, साइकिलिंग संडेज होती हैं, राहगिरी डे होता है हमारे ऑफिस में, गुड़गांव में होता है. सारी एंगेजमेंट लगी रहती है पूरी ओवरऑल. मूवी डे था व्हिच हैपेंड इन लाइक lot of locations. ऑर्गेनाइजेशन और कोई ज्वाइन करना चाहेगा. Definitely. ऐसे तो नहीं आप तारीफ कर रहे हैं. नहीं. So because then you don't feel it. You're just working. You're also being rewarded in these ways. So all of that we do. So what do you say, like जो कंपनी ये मिस्टेक कर रही है, चीजें फॉल बैक कर रही है, सिर्फ वर्क ही कर रही है, प्रेशर बना रही है, क्रिएट कर रही है, what practice they can follow at the same time? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कुछ कंपनीज की डेडलाइंस या फिर उनकी सिचुएशन ऐसी होगी that they definitely need the employees to work more than 8-9 hours, ठीक है, which is definitely on the cards. But I don't think that they can't take a break. Everybody needs a break. So you make them work for those long hours, but also give them like a maybe some voucher or some small engagement in the evening or a team party, something you should do, because then people will work with their heart and not just their brain. ठीक है. अभी क्या होता है, हम लोग many people are just working. There's a scare that job चली जाएगी. मेन स्कैरसिटी, ये माइंडसेट यही है कि मैं वर्क प्रेशर हैंडल कर लूंगा अगले महीने. क्यों? क्योंकि कंपटीशन बाहर बहुत है. मेरी जगह काम करने वाले लोग बहुत है, तो मैं काम करते रहता हूँ. और हमें मन भी नहीं होगा, शायद मैं 100% से कर भी नहीं रही होंगी वो काम, पर मैं कर रही हूँ बिकॉज मुझे डर लग रहा है कि यार मुझे कोई रिप्लेस ना कर दे. लेकिन एट द सेम टाइम अगर मेरी कंपनी मुझे पुश करे कि यार काम करो अच्छे से, मैं आपको रिवॉर्ड भी करूंगा, हम लोग एक मूवी देख ले चलेंगे, कुछ फन एक्टिविटीज करेंगे, तो मुझे ऑफिस आने में मजा आएगा और काम करने में भी अच्छा लगेगा. ठीक है, क्योंकि घर में भी हम ये करते हैं, ऐसा तो नहीं हम फुल टाइम मस्ती करते रहते हैं, हम घर का भी काम करते हैं एंड एट द सेम टाइम मस्ती भी करते हैं. सिमिलरली इफ आई थिंक ऑफ ऑफिस एज अ फैमिली सेटअप, so you work, you contribute to the growth of the organization and at the same time you also do some leisure activities. Got it. और ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये एक स्टेट है बर्नआउट, बहुत जल्दी आ जाता है. बट यू फील कि लोग बर्नआउट क्यों हो जाते हैं? यार, I think people have a lot on their plate. It's not just their work, even their personal life. There are so many things which people are having. Mental well-being उनका हो सकता है, physical well-being हो सकता है, maybe उनकी family में कोई issues होंगे, financial struggles, and then office का pressure. तो कहीं ना कहीं वो सारा accumulate होकर there is a peak point when people break. And that is when these things like stress, depression, and anxiety and all of this comes in. This is my understanding of being, like sort of burnt out, because इतना ही है मेरा bandwidth, but I'm just pushing myself to go beyond and just taking everything. Because एक ये भी चीज़ है कि if you're given a task, there is an underlining expectation कि काम तो कर ही लेंगे ना, काम कर देंगे, but if I can only do this much in a day, I can't take this much. I have to divide. तो इस वजह से then people sort of start feeling burnout, and then there are people who have to actually take a break from their work, that they can't work. They have to take either leaves, they fall sick. And then of course mental health तो हम लोग आजकल देख ही रहे हैं. आजकल इंडिया में I think it's good, it's a boom, but it's also sad that there are so many people who are going through it. Yeah, there's a fact, शायद वो पहले भी go through ही कर रहे थे, but just because Gen Z's आगे, मैं Gen Z वाले पॉइंट पे उठना चाहता था कि वो ट्रांजिशन you see into the Gen Z's, उनका माइंडसेट क्या है वर्क कल्चर में. देखिए, Gen Z ना बहुत ओपन, वोकल एंड ऑनेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज द अपॉर्चुनिटीज दैट दे हैव हैड ऑलरेडी, टेक का इनको इतना ज्यादा एक्सेस है, ठीक है, उन्होंने इतना देख लिया कि इन्वॉल्व इतना हो गया हमारी दुनिया. AI ये सब तो अभी आया ना 2-3 साल पहले. उन्होंने तो लाइक व्हेन दे वर यंग और व्हेन दे वर डूइंग कॉलेज और फिनिशिंग 12th एंड ऑल, दे ऑलरेडी नो, राइट. एंड द अपकमिंग Gen Z, जो हमारा Gen Alpha एंड ऑल, उनकी तो अभी बातें नहीं करेंगे, दैट्स टू यंग, बट Gen Z's have already seen that there are so many opportunities and they realize that if I put this much effort, the work will be done. So they will only put this much effort. And they are not here. I don't think Gen Z's are the people who butter up, who are not going to do things just because they have been asked to do. They know the value that they bring to the table and they do work accordingly. But एक problem ये है कि Gen Z's, they sometimes they become a little too self-involved or self-obsessed, because they think कि मैं तो इतना ही काम करूँगा, but they don't understand that the work requires them to do a little bit more. And there are people who are working like
more hours. So just do that effort. Now मुझे ऐसा लगता है सच्ची में I'm glad that we are from that age where हमने हार्ड वर्क कर कर कुछ अचीव करा है. बिल्कुल. हमने वो एक्स्ट्रा 2-4 घंटे लगाकर हमने अपने टास्क कंप्लीट करे. मैनुअल एफर्ट जो हमने वो एक्सेल में या इवन लिख कर हम लोग कितना मतलब देयर वर नोट्स दैट वी यूज्ड टू मेक. आज तो आप एक वॉइस नोट लो, आई मीन यू जस्ट रिकॉर्ड, it will give you the whole minutes of the meeting. There is so much that is happening, so much tech that even I'm not aware of. तो उनके लिए ना लाइफ बहुत easy हो गई है, तो वो struggle नहीं देखी है. And I think that is where they're not. I'm not saying it's all the Gen Zs. No, there depends person to person, yes, right? There are people. There are students from that students or younger generation from that batch, from the Gen Z batch, who are very hardworking. But it's just that many of them have seen, they've seen that they get things easily. या फिर वो एक एप्लीकेशन डाउन कर, एंड देर ऑल्सो वेरी स्मार्ट दैट वे, बट दे आर वेरी टेक्निकली स्मार्ट. सो दे नो दैट अच्छा मुझे पीपीटी बनानी है, दिस इज एन एप्लीकेशन विच विल डू इट इन लाइक 10 minutes. So why to take the effort? I'll put the prompt, get the work done. So that's why they're very calculative about how much they give and what their expectations are. Okay. But at the same time, I would like to say, because I'm a person who's very positive, they bring a lot of creativity. आज की डेट में there are many people who are still stuck with their manual tasks, who don't want to make their redundant tasks go away. But these people bring a lot of creativity, and they say that, you know what, we don't have to spend one day on this activity. If we use this tool, if we use this workflow, we can get the work done in a, like a click of seconds. So that is also important for a company to evolve and also grow in a technological manner. So I think that also comes Every from coin has a two sides, just rightly exactly. to be said. It has, okay. yes, it's a boon and bane. But yeah, they are very vocal, and the generation which is coming, अब पता नहीं उनके साथ तो कैसे अच्छा इन्हें पसंद कर रहे हैं जनजीज को या नहीं? नहीं डेफिनेटली करते हैं. मिक्स्ड ओपिनियन है. मैंने जितना मैंने ये देखा है कि कुछ लोग तो बहुत डेडिकेटेड हैं, कुछ लोग थोड़ा उनको फिर पुश करना पड़ता है. यू हैव टू नो हाउ टू हैंडल देम. So that is where your creativity comes in. You cannot give them boring, mundane tasks. You have to give them something which is challenging, something like wherein they put their brains and find a logic to it. तो थोड़ा वैसा काम उनको देना पड़ेगा. अगर आप सही काम सही बंदे को दे दोगे तो he or she will excel definitely. ठीक है. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी HR की पावर को मिसयूज किया है या नहीं किया? नहीं किया कभी. अच्छा, कैसे HR कर सकते हैं अपनी पावर को मिसयूज? ऐसा मैंने सुना है जी. And of course, HR में भी सब लोग बढ़िया नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मैं ही बिल्कुल flawless हूँ and all that. I just don't believe in misusing any power. Not just my HR power, in any power. I don't think misuse of power will lead you anywhere. But I know that people who put undue pressure on some colleagues. So, okay. So, HR की power misuse करना मतलब there might be some, okay, let me think. I won't say misuse of the power, but because let's say if you're in the senior HR, right, if you're in senior management, maybe you know that your vote counts, right, or your say is like something which is heard by the people. So that is when you make your say, like you present your say in the policies and process which are there in the organization, or any business decision making which is being done. So वहाँ पे आप अपना पावर कैसे यूज कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन. लेट्स से अगर हम एक कंपनी में 20 साल से हैं, हो सकता है मुझसे कोई स्मार्ट इंसान आ जाए, बट just because मैं 20 साल से हूँ, मैंने वो power use करा because I have climbed that ladder in the organization. So I'm like, you know what, I have been in this organization for so many years, so definitely listen to me. तो वहाँ पे एक वो power का misuse होता है. And बाकी, see, I think I have met good people, or maybe I've not seen that side of them. And the people that I have worked with, we don't honestly misuse our power because we already have so much on our plate to take care of. So who's going to misuse? But I know that in some small organization, it is done because that is their way of getting things done. And finding the shortcut. Finding the shortcut. So तभी वो कहीं ना कहीं वो एक पावर का मिसयूज वो फील भी होता है, उनको अच्छा भी लगता है वो डोमिनेशन करना. हाँ, तो कभी-कभी कुछ चीजों में लिखकर आ जाएगा कि this is the HR's decision. Exactly, this is the HR as per the HR policy. As per the HR policy. वो नहीं होगा शायद, वो पॉलिसी होगा पॉलिसी में, but that doesn't mean कि आपको ये करना है. Even when people are asked to leave the organization. As per the policy. तो वो मैं ये नहीं कहूँगी कि पावर मिसयूज है, बट वो कहीं ना कहीं तो improper usage है. Improper usage. You can just say that we're facing these issues, and that is why we are asked to we are asking you to leave or whatever. Like, be a little transparent, but being transparent doesn't come easy. Doesn't come easy. Okay. In corporate side, right? Okay. I think everywhere. I don't think you can be as transparent as you want to be. You have to be a little diplomatic. Okay. And you have to understand where to be very transparent, where to not show all your cards. Okay. That is what I've learned.
Okay. This is my learning from my journey in Okay, this field. can you please tell more about it? Because I believe say if I'm transparent into any organization, I'm getting much of the success, right? Because I'm truly aware of all the things. मैं जैसा हूँ, मैं white हूँ तो मैं white दिखा रहा हूँ, black हो तो black दिखा रहा हूँ. But right now you are saying this, नहीं आपको situation के हिसाब से काम करना चाहिए. Actually, क्या होता है? I'll tell you. Personally, I'm a very bubbly, very cheerful, and I have like a childish nature, right? अच्छा. If let's say if I'm sitting on a table and there are very important decisions being done on that table, and I want to say something, like I want to share my opinion or something, and if the thought that they have of me or the perception that they have of me is like ये तो बच्ची है यार, इसको क्या पता होगा, she's not, तो वो क्या है ना, वो मेरी सजेशन को या मेरे ओपिनियन को ना उतनी ग्रेविटी से ले नहीं पाएंगे. Okay. So that's why this is somewhere I've learned on my journey Okay. that you have to keep your professional personal side different. ठीक है? Good, be yourself, be as like you know who you are and the way you are. But when you're working or when probably in a situation like that or in a team, don't let anyone take undue advantage of your like your maybe Personal your side, feelings or your sensitive nature or whatever. I was actually a very sensitive person. I'm still. Okay. I am a sensitive person. Okay. And I think that when I changed that angle for me, that it's not just me being sensitive, I am very responsible. I can make decisions and I can definitely prove my worth. It's not just me being like a bacha and everything. That is where the clock changed. And sort of my voice was heard. Not just in my organization, otherwise also. So मुझे लगता है ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है अपने काम में, बट आपको अपना हर जगह innate nature दिखाने की जरूरत नहीं है. There are things that you can keep to yourself. You can probably show them in places where you know that okay, this is not the crowd that will judge me. This is the crowd that I need to be a little mindful of. वैसा. ठीक है. मैं क्वेश्चन और आ रहा था, मोड ऑफ वर्क जैसे हमारा कोविड खत्म हुआ है, आपने भी देखा कि वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर शुरू हो गया. सो एम्प्लॉइज जो हैं वो भी ज्यादा प्रेफरेबल किसके लिए हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए, हाइब्रिड के लिए या वर्क फ्रॉम होम के लिए? देखिए ऑनेस्टली तो हाइब्रिड मैनेजर जितना मेरा नॉलेज है, इनफैक्ट मेरी कंपनी भी पूरा वर्क फ्रॉम होम थी एंड नाउ वी आर हाइब्रिड. सो एज एन एम्प्लॉय एंड नॉट जस्ट एन एचआर, आई थिंक हाइब्रिड इज अ गुड पॉलिसी, क्योंकि यू फर्स्टली गेट टू इंटरेक्ट विद द टीम. तो ऐसा नहीं आप 5-6 दिन घर में बैठे हैं, आप जा रहे हैं टीम से बातें कर रहे हैं एंड यू आर एबल टू मेक डिसीजंस टुगेदर एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स वेयरएवर यू आर स्टेइंग. पर एक ये पहलू भी होता है कि कुछ रोल्स के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट द टीम हैज टू बी प्रेजेंट एवरी डे. ठीक है? और मुझे लगता है उन रोल्स के लिए टीम को आना चाहिए. इट डिपेंड्स इफ योर वर्क कैन बी डन फ्रॉम देयर और नॉट. अगर ऐसे कोई मार्केटिंग की टीम है, ठीक है, दे हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एक्टिविटीज और दे हैव टू मेक सम कंटेंट और दे हैव टू probably sit and think यार how can this be done. So उसमें ये नहीं हो सकता कि मैं वहाँ बैठी हूँ और आप ऑफिस में बैठे हैं सब लोग, because I am losing out somewhere. Right. Of course people who are situated nearby or who are sitting nearby, उनका brainstorming ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा than a person who is working from online. तो मुझे लगता है वो role based भी होता है, but mostly people are working from office these days or hybrid. Work from home तो मैं कम ही सुन रही हूँ आजकल. So I think it's good, yeah. And people also get out of their lazy routine, so why not? Okay, and why does a person doesn't grow in corporate culture? आपने कभी पैटर्न देखा कि यार एक बंदा जो है उसका माइंडसेट क्या है जो कि काफी टाइम तक एक ही रोल पे स्टक है कि भाई मेरे को तो बस यही करना है, आई एम हैप्पी विद दैट. ये कल्चर आप ये पैटर्न आपने चेक किया होगा. आई एम प्रीटी मच श्योर ऐसे हर टीम में कोई ना कोई इंडिविजुअल होता ही होता है. ठीक है. सो व्हाट टेक यू वांना गिव टू द ऑडियंस साइड कि यार अपने आप को ऐसे मत रखो. Okay, so personally na, I am somebody who thinks learning and development should happen each day. ठीक है. ठीक है? अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो गए हैं पहले से ही, if you're content doing what you're doing, then you will not want to push yourself. ठीक है? Be happy doing what you're doing. Like you should be like, okay, I did a good job today, good job. But doesn't mean that I will keep on doing this job for years and months and I don't know what long. You should know that learning and development जब तक नहीं करोगे तो you will not be able to challenge yourself and also not be at par with people who are already evolving. ये जो AI and tech का ज़माना आ गया, there is so much that is happening and there are so many skills which are come up in the market. अगर मैं बस एक सीट बैक लेके ऐसी बैठी रही कि नहीं इतना तो मैंने कर लिया ना, ये तो मेरा रोज का काम है, मुझे आता है, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे रेस में. तो वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए एंड वो वाला माइंडसेट हम लोग आजकल देख भी नहीं रहे. वी वांट पीपल हु आर एम्बिशियस, राइट, हु आर करियर कॉन्शियस. क्योंकि लोगों को ले ऑफ का खतरा है, इसलिए ले ऑफ का खतरा मेरे हिसाब से ले ऑफ का खतरा है वन थिंग. कुछ लोग सही में एम्बिशियस हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है एम्बिशियस होना, क्योंकि एम्बिशियस होगे you will try something, you will fail, but you'll try again. Something because you will learn every time of exactly. And जब तक आप ट्राई नहीं करोगे
or you would not know कि success है या failure है, Right, and it's good to fail actually, because when you fail sometimes it pushes you to success, because I also do it sometimes. अच्छा. मुझे कुछ try करना है, I will have like पहली बात तो 10 thoughts कि ये करूँ नहीं करूँ, लोग क्या कहेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, do I have the time? But then I'll eventually try it and then be like, okay, so this has been liked by 10 people and that's enough. I'll try more. Maybe next time 20 people. So that is important. And there might be days when nobody likes it, right? Let's say for example, content creation. Right. There might be reels or content that you post, nobody likes it. Nobody but likes it, doesn't but mean that you will stop. stop. So the same thing works in your corporate and government sector. Individuals have to push themselves. They have to be ready to learn, adapt, and also understand that what they know is not enough in today's time. Right. You have to grow. You have to तो grow. वो होना Okay. चाहिए. Otherwise आपको फिर then don't expect कि appraisal क्यों नहीं Appraisal अच्छे से से हो हो, रहा, हाँ, मेरे को top- promotion नहीं right, हो रहा है ना, right, operating तो आप नहीं effort दिखाएंगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा. राइट ये स्कार्सिटी माइंडसेट से आप बाहर निकले. अच्छा एक चीज और, ले ऑफ के बारे में हमने बात करी, तो ले ऑफ होता कैसे, और रिसेंट अभी देखे भी गए हैं काफी ऑर्गेनाइजेशंस में, माइंडसेट कैसे बनाया जाता है, मैं ये जानना चाहता हूँ, और कैसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना पोलाइट वे. देखिए मैं ले ऑफ वाले सेगमेंट में हूँ नहीं, सो आई एम डेफिनेटली नॉट बस द राइट मैंने पर्सन. रिसेंट इंसिडेंट्स देखे हैं कि अचानक से न्यूज आई इतने एम्प्लॉयज ले ऑफ कर देंगे. देखिए हाँ जी. आप आउटसाइडर हैं तो शायद आपके लिए वो एकदम सडन न्यूज़ है. जो कंपनी के अंदर डिसीजन मेकर्स हैं, देयर माइट हैव बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड मीटिंग्स विद द कलीग्स व्हिच वुड हैव हैपेंड, एंड देन इवेंचुअली उनको बोला गया होगा. तो आप कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्म्ड It is a process. I don't think it's like a immediate termination, because that is what I have seen so far. Okay. Immediate termination happens when the performance or there is some misbehavior issue or some maybe BGV failure or whatever. This is what I have learned, or probably this is what I have seen, that layoffs or termination is definitely thought through. ये नहीं कि आप आज उठे मैं ना 15 लोगों को वो निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली कोई आपने एनालिसिस करी होगी, आपने डेटा गैदर किया होगा, आपको पता होगा अच्छा ठीक है दिस टीम इज लैकिंग, और मे बी दिस इज अ स्किल आई कैन नॉट हैव इन माय ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज हैविंग देम इज अफेक्टिंग माय रेवेन्यू. So that is a decision which is taken in a couple of, I think maybe weeks or months, depends on the organization. And see, I'm sure कि कुछ लोग करते होंगे एकदम immediate termination, which is also wrong. That is where the misuse of your power of being in HR That's why, happens. yeah. But I believe HR is a people-centric field. So if you have to let go somebody, give them some time. मुझे ऐसा लगता है वो जो notice period वाला होता है ना, there are organizations who give a notice period. I have my friends who have been laid off, but they got at least 2 months of notice period and the salary अच्छा. and all their gratuity and everything, and they were asked to leave because the company could not handle or the company didn't have work for them. अच्छा. That was the reason. So company didn't have work for them. तो उन्होंने बोला यार this is our situation right now. It's good if you can start looking out somewhere, but we will accommodate you for this timeline. Okay. So I think that's a good way of letting people go, Right. but I'm sure this is not happening Because everywhere. third perspective, for example, a person is working into the organization, he knows in and out, right? Yeah. But if I'm working in an organization, I'm only seeing the news of another organization. यार यहाँ पे BPO सेक्टर में बैठा हूँ, मान लो मैं Genpact में बैठा हूँ, मैंने देखा अच्छा एसेंशियल में ऐसे हो गया, they are doing the same work, तो क्या मेरी जॉब को भी ऐसे माइंडसेट डेफिनेटली हम भी सोचते हैं, हम HR में भी सोचते हैं कि अच्छा HR में इतने लोगों के पास जॉब नहीं है तो क्या हमारे पास भी ऐसा होगा, बिकॉज दिस स्कैरसिटी इज नॉट रोल स्पेसिफिक, इट्स ऑल ओवर. टेक में भी है, people are scared in tech as well, HR, sales, marketing, हर जगह रहता है, और ये चलता रहेगा over the time. Businessmen also are scared कि उनका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, राइट? पर बात यही है कि तभी मैंने बोलता ये कहीं ना कहीं है कि show that you are an ace performer, show that you have that X factor, right? If you are the people who is not replaceable in an organization, तो फिर वो डर भी कम हो जाएगा. Be the guy who's not like hard to replace. हाँ, hard to replace, and also keep on excelling. Right. अपने आप को ही चैलेंज करो, सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, अपने नॉलेज को ग्रो करने के लिए, हमारे ब्रेन को चैलेंज करने के लिए ग्रो करते रहो. बट यार ये ले ऑफ वाली जो सिचुएशन है ना, दिस इज आई थिंक वेरी सैड एंड अनसर्टेन एज वेल. कोविड के टाइम पे none of us would have imagined कि ये सब होगा, राइट? तो जो कंपनीज जो इतने लोगों को रख रही थी वो भी कैसे हैंडल करती? It's difficult. So eventually this happens, and this is all like like a if and else situation. Like if this happens, this is the reason. Else this. बहुत सारी चीजें होती हैं. बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं. ओपन डोर पॉलिसी के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? What is open door policy? देखिए ओपन डोर पॉलिसी मतलब कि अगर let's say आप मेरे CEO हैं and I am an employee, if I have a problem, I can reach out to you.
I can reach out to my like senior leaders or my business directors, whoever I can reach out. ऐसा नहीं है कि मुझे एक path में जाना पड़ेगा या फिर, and it also means that the senior management is not approachable, right? The senior management is approachable, which is what many companies are doing these days. Because global approach में ना, अगर आप globally देखोगे तो बाहर के देशों में mostly open door ही होता है. वो लोग ऐसे वो cabins में काम भी नहीं करते. right. अगर आप देखोगे तो एक ऑफिस में एक बड़ा सा there's a table, everyone is sitting next to next, right? And that's the culture that we are also imbibing, which is great. So open door policy मतलब जितना जो हम, क्योंकि we also have an open door policy, and I appreciate people and companies who have an open door policy, is that if you feel that something is wrong, or if you want to raise your concern, if you want to raise your voice, go and reach out to anyone in the organization. Nobody's going to stop you. Physically नहीं reach out कर सकते, message करो, email करो, जो भी है, do it. ऐसे नहीं है कि आपको एक ladder में जाना है कि अच्छा मैं अपने senior को बताऊंगा, वो ऊपर बताएंगे, फिर वो ऊपर नहीं, it's an open door policy. Anyone can reach out to me. That's why I think different departments have been able to work together as well. क्योंकि उन्हें पता है कि यार मुझे ना permission या उसकी wait करने की जरूरत नहीं है. I can go and check with the team directly. Hey, is this done? If this is done, can you please push it? That's also. And I think that is why the structure of offices has also changed. There are less cubicles now and more like everybody sitting together and working together kind of setup. इंडिया में आप देखते हैं ऐसा फॉलो अप करा जा रहा है Yes. इन ऑर्गेनाइजेशन. Many offices, yes. आजकल आप co-working spaces देख लो, Right. जहाँ पे छोटी छोटी कंपनीज अपना, वो सारे ओपन स्पेसेस हैं, काउचेस लगे हुए हैं, यहाँ पे कई सोफास लगे हुए हैं, चेयर एंड टेबल लगी हुई है, सारा ओपन डोर है ना. मतलब सॉरी, मतलब it's like not a micro, वो वैसा वाला माइक्रो मैनेजमेंट, या फिर I will be only focused on my work. If I look on the side, it's just a wall, and this side is just a wall. वैसा वाला नहीं है. If I want, I can work with other person as well. Right. Like we can work together on the same desk. Exactly. So मैं इस पे आ रहा था कि ये माइक्रो मैनेजमेंट एक टर्म है, वो होती क्या है और क्या क्या सिम्टम्स या साइंस देखे जाते हैं कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट हो रही है. देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट मतलब कि अच्छा 9 से 10 बजे क्या काम किया, अच्छा इतने बजे कहाँ थे आप, ये हुआ या नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ. ये जैसे स्कूल्स में भी नहीं होता था वैसे कुछ जगहों पे ऐसा होता है, बिकॉज आपको हर बारी पूछा जाएगा ये क्यों नहीं हुआ. आप एक मिनट का स्टेटस दो अपना, एक मिनट तो चलो मैंने थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज कर दिया, लाइक गिव अस माइन्यूट डिटेल्स, ठीक है. एंड दे वुड वांट टू नो व्हाई यू आर टेकिंग अ लीव, or no, can you work with half day. बेसिकली सर पे कोई बैठा हुआ है आपके एंड आपको मॉनिटर कर रहा है हर चीज के लिए. दैट इज लाइक माइक्रो मैनेजमेंट, बिकॉज आपको ट्रस्ट नहीं है अपने एम्प्लॉयज पर, आपको अपने कलीग्स पर, अपने टीम मेंबर्स पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आपको उनके पूरे वो 8 आवर्स का यू वांट टू नो व्हाट दे डू इन 8 आवर्स, which is I think a waste of time for the senior management as well. Why do you want, see, if you trust the person and if you have given them task and if the task is being done, चाहे वो अब उसको मतलब सुबह 9 बजे कर दे, चाहे शाम को 8 बजे, कभी भी कर दे, exactly, वो करके दे देगा, करके दे देंगे आपको. अगर नहीं करता तो इट्स अ क्वेश्चनेबल. एग्जैक्टली. एंड ऑब्जर्व द पैटर्न. अगर आपके कोई कलीग पूरे फॉर एग्जांपल 9 to 6 की जॉब है, 9 to 6 ही वो गायब है, तब आप पैटर्न ऑब्जर्व करिए ना. अगर कोई बीच में कोई 1 घंटे के लिए गायब हो गया, सुबह शायद थोड़ा लेट लॉग इन कर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर हैविंग, एज आई मेंशन, राइट, वी आर मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अगर आप माइक्रो मैनेज करोगे ना तो सफोकेशन होती है एम्प्लॉयज को, एंड ऐसे कुछ कंपनीज करती हैं. मैं फैक्ट बताता हूँ, करती हैं. जो कंपनीज में एम्प्लॉय स्ट्रेंथ छोटा होता है वो ये कर सकती हैं, क्योंकि उनको है कि अच्छा हम एक ही जगह बैठे हैं तो कि क्या काम कर रहे हैं. एक आई थिंक उसमें एक बंदे का यही जॉब होता है, वो देखे कि बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं. राइट अवे. एग्जैक्टली, कि बाकी लोग काम कर रहे हैं. बनते हैं इसके ऊपर. एग्जैक्टली, क्योंकि उनका होता है कि अच्छा मेरा काम तो हो जाएगा, बाकी लोग क्या करेंगे, बैठे नहीं बैठे, चाय ब्रेक कितनी देर का ले रहे हैं, खाने का ब्रेक. कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट मेरे हिसाब से वो हेल्दी कल्चर नहीं है एंड वो नहीं फॉलो होना चाहिए. यू ट्रस्ट योर एम्प्लॉयज एंड इफ यू रियली हैव एन इशू विद एन एम्प्लॉय, टॉक टू देम. Simple. That you know what, we're not able to see the progress, we're not seeing the result, what is the issue, tell us. And अगर आपको लगा उनका nature ही थोड़ा सा lethargic है and he's being very casual about it, then take the action. There are people who don't value the work they have. They are not dedicated, they're very lazy about things. तो अगर आपको लग रहा है वैसा एक एम्प्लॉय आपके कंपनी में नहीं है सही, या फिर आपको अपनी टीम में नहीं चाहिए, टू टेक द कॉल, बट डोंट माइक्रो मैनेज एवरीवन. जो अच्छा काम भी कर रहे हैं ना, उनको भी सफोकेशन हो जाएगा कि क्या हो रहा है. बिल्कुल. अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, आपको लगता है कि ऐसा कोई एनानॉमसली फॉर्म होना चाहिए जो कि हर एक इंडिविजुअल वहां पे एज अ फीडबैक दे,
जहाँ पे कि मैं नहीं चाहता हूँ मेरा नाम लिख के जाए और उस पर्सन को जिसको फीडबैक मिलना चाहिए था उसको मिल भी जाए। फॉर एग्जाम्पल है ना, होना चाहिए। जैसे मेरे को अपने मैनेजर का काम नहीं पसंद, वो बहुत सारी जैसी चीजें कर रहा है जो मैं नहीं चाहता, बट अगर मैं उसको डायरेक्टली जाके बोल दूंगा तो उसके माइंड में ट्रिगर हो जाएगी, शशांक ने आके ये कैसे बोल दिया। करेक्ट। ऑन दी अदर हैंड मैं बिना अननेम्ड के थ्रू जाऊं तो उसको ये पता चल जाएगा, अच्छा दिस इज द फीडबैक दैट आई एम लैकिंग, राइट। सो ये कल्चर शुरू होना चाहिए या फिर ये अभी तक चलते आ रहा है या ये होना ही नहीं चाहिए? ये काफी कंपनीज में चल रहा है, अनोनिमस फीडबैक उसको बोलते हैं। जैसे आपके पहले एक सजेशन बॉक्स होते थे ना, आप वहां शिट लिख के डाल देते थे वैसे अब पोर्टल्स एंड एप्लीकेशंस एंड सर्वेज वो सब आ गए हैं। आप अनोनिमस फीडबैक दे सकते हो, आप सिर्फ मैनेजर को नहीं, अगर हम कलीग्स आप मुझे देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है अनोनिमस, इसलिए क्योंकि ना चाहते हुए भी ना एक दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। इफ यू हैव पॉइंटेड आउट माय मिस्टेक और इफ यू पॉइंटेड आउट दैट यू नो व्हाट आई डोंट लाइक दिस अबाउट मीनाक्षी, इवन इफ यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, देयर विल बी अ थॉट इन माय माइंड कि ओके शशांक ने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे बता देते डायरेक्टली, पर्सनली बता देते, ये क्यों आपको फीडबैक देने की जरूरत है। वो इंसान के दिमाग में आ जाता है। अगर एनोनिमस रहेगा तो आपको पता ही नहीं किसने दिया है, आप इसको एक फीडबैक लेकर समझ लो कि ओके ठीक है, दिस इज वेयर आई हैव टू वर्क अपॉन, एंड ठीक है जिसने भी दिया हो, मुझे किसी से हेट्रेड नहीं है, मुझे किसी से ग्रजेस नहीं है, मैं इस फीडबैक पे काम कर लूंगी। और मुझे लगता है ये एनोनिमस फीडबैक होना चाहिए, बिकॉज just because you're a manager, just because you're in the senior level, doesn't mean you're doing a great job. ठीक है, हो सकता है आपकी टीम आपसे खुश ना हो for XYZ reasons, and if that manager is ready to take a feedback from the team, it will only make him a better manager, him or her a better manager. So anonymous feedback is it's not just workplace, everywhere, even in friend circles. मुझे लगता है कभी-कभी अगर आपको अपने फ्रेंड की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, there should be a way to communicate it. Have you ever gone through any funny incidences? Because मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक ना सीक्रेट सेंटा करके चीज होती है सेंटा क्लॉज के टाइम पे। So मेरी एक ट्रेनर थी, उसका ना ब्रश वगैरह वो मेरे को लगता है कम करके आती थी, तो मैंने उसको ना टूथब्रश दिया था। उसके बाद उसने मुझे ट्रेनिंग देनी बंद कर दी, मुझे पता नहीं चला। उसको ये बात पता कैसे? आपने बहुत Have you ever gone through the funny incidents? किसी ने तो बता दिया होगा। एक्चुअली मेरे साथ फनी इंसिडेंट वैसा नहीं हुआ था, तो मैंने एक फीडबैक दिया था, and maybe it's the way I write or the feedback that I was giving the person I was giving a feedback for, realize that this is from me, or maybe शायद मैंने mention किया होगा that you know this is what I don't like about you, or probably you know this is something that you can work upon. So she reached out to me directly, यार ये तूने मुझे feedback दिया क्या? And she was my colleague. So I was like, and me being honest, मैंने बोला हाँ शायद मैंने दिया था पकड़े गए। And I was like, नहीं मैं ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहती थी, I just thought that it will reach to you and you will probably take it more seriously. And it's not that I want to criticize you, I just want to share this feedback because it will be helpful for you. But उसको ऐसा लगा यार तूने मुझे feedback क्यों दे दिया, मतलब how can you give me a feedback because colleagues है ना, तो वो एक nature हो जाती है। अब हम कर नहीं सकते उसमें कुछ यार, not because जैसे मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे कोई जूनियर्स भी हैं या मेरे peers भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, सब लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं। हो सकता है मुझे कभी वो बुरा लग जाए फीडबैक, बट स्टिल आई विल मेक माई माइंड कि ओके मीनाक्षी, दिस वाज देयर फीडबैक फॉर यू, इफ यू कैन वर्क ऑन इट प्लीज डू, इफ यू थिंक दैट दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू देन एटलीस्ट डोंट पोर्ट्रे दैट नेचर और यू नो कैरेक्टरिस्टिक एटलीस्ट विद देम, ठीक है, व्हाटएवर इट इज। पर अगर मैं उसको दिल में लेके बैठ गई तो मैं उस इंसान से बात नहीं कर पाऊंगी। You rightly mentioned this one. आपको लगता है कि फेवरेटिज्म कॉर्पोरेट कल्चर में चलता है ज्यादा? फेवरेटिज्म नहीं बोलूंगी मैं उसको एक्चुअली ये बोलूंगी कि दैट इफ अ पर्सन इज, आप इससे काम निकलवा सकते हो ना। लेट्स से अगर मैं मैनेजर हूँ, मैं सीनियर हूँ, मुझे पता है कि शशांक मेरे लिए जो जो मेरी टास्क है ना वो कर देंगे, तो मैं सबसे पहले आपको ही रीच आउट करूंगी। एट द सेम टाइम अगर कोई XYZ वहाँ बैठे हो, मुझे लग रहा है यार इनको रीच आउट करूंगी तो शायद ये 1 घंटा लगाएंगे सोचने में या जो भी, तो उनको लगेगा अरे मैं तो उसको रीच आउट करेंगे, बट माई पॉइंट इज दैट ही और शी कैन डू इट बेटर, सो दैट्स व्हाई आई एम रीचिंग आउट टू यू। बट हैविंग सेड दैट, एवरीबॉडी हैज देयर फेवरेट्स। आई थिंक इवन एज एम्प्लॉइज वी हैव आवर फेवरेट मैनेजर एंड फेवरेट पीयर एंड फेवरेट जूनियर, राइट? सो फेवरेटिज्म उस तरीके से होता है, बट फेवरेटिज्म मेरे हिसाब से फेवरेटिज्म वो नहीं होना चाहिए कि प्रमोशंस के टाइम में सिर्फ आप ही को दिया जा रहा है, अप्रेजल के टाइम में सिर्फ आप ही को देखा जा रहा है। जब आप टीम मैनेज करते हो, जब आप एक सीनियर पोजीशन में और यू हैव कपल ऑफ पीपल अंडर यू, तो जब आप एनालिसिस कर रहे हो, उनको फीडबैक दे रहे हो ना, तब आपको मीनाक्षी शशांक ऐसे नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए ABCD, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4। ये मेरा मानना है। Whenever I become a manager, I would like to see my employees, my team from that lens. I really hope I'll work on that, because that is where you're doing wrong with the person. You can have your favorite junior,
You can have your favorite, friend in the team. Right. But that doesn't mean that your decision will change just because he or she is your favorite. Right. वो नहीं होना चाहिए Right. मेरे हिसाब से. Right. और होता होगा डेफिनेटली बिकॉज सी एक ये पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन को लोग बनाते हैं. ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं खुश हूँ तो शायद कोई और उनसे नाखुश भी हो सकते हैं. राइट, आई एम हैप्पी विद माई कंपनी डजंट मीन दैट एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन विद दैट कंपनी. राइट, सिमिलरली फॉर बिगर जायंट्स, बहुत लोग हैं जो गूगल, आई मीन जस्ट सेइंग वन नेम बिकॉज इट्स अ जायंट, राइट, एवरीबडी वुड लव गूगल बट देयर माइट बी समबडी हु इज नॉट वेरी हैप्पी विद द वर्किंग ऐसे आती हैं रील्स की, आपको ऐसा लगता है कि गूगल में बहुत अच्छा काम होता है, ये होता है, बट ऑन द अदर हैंड पीपल शोइंग द रियलिटी. एग्जैक्टली, तो वो उनका परसेप्शन है और उनका कैसे उनको काम मिला है, उनका वर्कलोड जैसा है वो उनके लिए है. बट मैं ये नहीं कह सकती ना कि यार हर जगह पे सेम ही चीज चल रही है. हो सकता है किसी टीम में कोई एक मैनेजर फेवरेटिज्म कर रहे हो बट डजंट मीन कि वो पूरी कंपनी ही कर रही है. तो दैट्स मैनेजर. अच्छा, या कमिंग टू दैट, सो मेरे एक ना थोड़ा सा सीरियसनेस क्वेश्चन आ रहा है माइंड में. अच्छा, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ बीइंग एन एचआर? यार रिस्क फैक्टर ये है कि हमें एक्चुअली में कभी कभी वो डिसीजन लेना पड़ता है या फिर हमें वो डिसीजन कम्युनिकेट करना पड़ता है जो शायद कोई और ना करना चाहे. अच्छा. लाइक फॉर एग्जांपल एज वी आर टॉकिंग अबाउट लेटिंग पीपल गो और फायरिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वी हैव टू टेक दैट डिफिकल्ट डिसीजन. ठीक है, तो उसमें लोग हमें ही बोलेंगे ना यार इन्होंने तो फायर करा था, तो लोग फिर यही बोलते हैं कि यार ना दिस पर्सन हैड मेंशन दिस एंड दे आर लेटिंग मी गो. ठीक है. सेकेंडली, जैसे ये है कि बहुत ऑनेस्ट भी नहीं हो सकते. रिस्क फैक्टर मतलब ये नहीं कि लाइफ एंड जान वाली रिस्क नहीं बताऊंगी, मैं काम में बताऊंगी. बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हो सकते. इफ आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू लिसन यू शुड डू दिस अदरवाइज योर जॉब इज एट स्टेक, वो नहीं बता सकते. थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू डू देन इफ दिस न्यूज़, बिकॉज आजकल लोगों के पास इतने सारे चैनल्स है ना, ग्लास डोर एंड फिश बोल एंड पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या डालता रहता है हर एक चीज़ के बारे में. तो यू डोंट वांट एनी रॉन्ग मैसेज गोइंग आउट एनीवेयर, बिकॉज इन द एंड लोग उतना ही सुनते हैं जितना उनको सुनना है. तो वो नेगेटिव ही सुनेंगे उसमें से, वो पॉजिटिव निकालेंगे ही नहीं. सो योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पीपल और what you say to them matters a lot. So कुछ भी अगर आपने वर्ड यहाँ से गलत बोल दिया या ऐसा कुछ उन्होंने गलत समझ लिया ना, तो वो पक्का फिर आपके लिए एक वो अंडरलाइन रिस्क है. क्योंकि ऐसे मैंने भी अपने सीनियर से डांट सुनी है कि अरे ये क्यों बोला. आई वाज लाइक आई डिडंट से दिस, आई मेंट दिस, बट दे अंडरस्टूड दिस, राइट. सो इट्स अ वेरी I mean this profession definitely is somewhere that you have to play with words and be particular about what you're conveying. Very particular about what you're conveying. Any wrong information can lead to something bad or something which you would not expect. कभी थ्रेट्स ऐसा कभी आया हो? वैसे तो आपको नहीं आया क्योंकि आपके भाई तो खुद कराटे ही करते हैं. हाँ, मेरा भाई, बट उसका मेरे जॉब में कोई तो बंदा लड़ने से पहले देखेगा. बट मैंने देखा ऐसे एचआरस को भी लोग थ्रेट करते हैं कहीं ना कहीं. सो आई हैव आल्सो हर्ड दैट कि थ्रेट, ये जो जॉब है एचआर की, ये प्रोटेक्टिव होनी भी जरूरी है, कहीं ना सिक्योर्ड भी होनी जरूरी है. बिकॉज जॉब से निकाल दिया, कुछ भी रीजन हो गया, सीधा क्वेश्चनेबल किसको कर दिया? एचआर को. रीजन कुछ भी हो रहा होगा, आंसर क्या लिख दिया? बिकॉज ऑफ द एचआर पॉलिसी. ये थ्रेट उस तरीके से तो डेफिनेटली है. एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, एचआर एक तरीके से बहुत अप्रोचेबल है, राइट. सो व्हेन वी आर डूइंग हायरिंग, वी आर द वंस हु आर इंटरेक्टिंग विद आउटसाइड पीपल, आउटसाइड कैंडिडेट्स. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ, अब वो क्या, वो परेशान करते रहेंगे हमको, मैसेजेस करते रहेंगे. एंड आई हैव आल्सो हर्ड केसेस वेयर that candidate is sort of pressurizing the HR or sending lewd messages. So threat उस तरीके से हो जाता है क्योंकि our identity is the representation of that organization. जो hiring team में होते हैं, they are representing the organization, calling the person, the candidate who's looking for a job. और अगर कैंडिडेट को नहीं अच्छा लगा कि यार रिजेक्ट हो गया, तो वो भी फ्रस्ट्रेशन में कॉल बैक करेगा, क्योंकि उसके लिए इजी ऑप्शन आप ही लिए. एग्जैक्टली, हो सकता है वो अब्यूज भी करे, हो सकता है वो लैंग्वेज, तो उस तरीके से भी बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती हैं. तो फिर ये बात हो जाती है कि मैनेजमेंट एंड बिटवीन द एम्प्लॉय, जो कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड वर्सेस नॉट सिलेक्टेड, उसके बीच में, बट दैट इज हाउ यू बैलेंस, राइट. यू हैव टू know how to manage that candidate who is maybe furious and tell them the right things. Simple. Okay. और बहुत बारी चीजें हमको थोड़ा सा ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बोलनी पड़ती है, बिकॉज दे नॉट रेडी टू लिसन टू द लॉजिक. सो एंड दैट्स व्हाई ये जो आप ये फ्रेज बोलते हैं, विल गेट बैक, ये मेरे को पूछना था कि ये विल गेट बैक टू सबसे कॉमन स्लैंग यूज किया जाता है, दैट विल गेट बैक टू, विल गेट, इज इट रियल? मोस्टली ईमेल्स में ऐसा लिखते हैं ना. ये एचआर नहीं है, कोई भी लिख सकता है. अगर कोई आपके पास क्लाइंट की कॉल आई, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ क्लाइंट इज कमिंग टू यू एंड आई एम फ्रॉम सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम,
and they have given me a requirement list. तो ऐसा तो नहीं है एकदम मैं उसी दिन बोल दूंगी okay this is the result of it. I will say thank you so much for this. I will get back to you. तो वो ना बस वो लोगों ने वो will get back to you को इतना बड़ा मीम बना दिया है and it's getting so famous, but that's not the case. I think HR solved the problem then and there. And if they need more time, if they need maybe a discussion with the team or discussion with a particular stakeholder, then the answer is you know what, please give us some time, we will get back to you on this request. And आज के लिए टिकटिंग सिस्टम भी हो गया क्योंकि टिकटिंग में क्या है कि 1-on-1 ही रीच आउट करेंगे आपको, वो टिकट डाल देंगे अपनी, एंड जो टीम है जो टिकट हैंडल कर रही होगी दे विल टेक अप द टिकट्स एंड सॉल्व देम एज सून एज दे कैन. अच्छा, हाँ, वी हैव अ टिकटिंग सिस्टम एंड हमारा SLA भी होता है मैक्सिमम 2 days 3 days. अच्छा, 3 days में मेरे को वो विल गेट बैक टू और रिस्पांस मिल जाएगा कि व्हाई आई एम नॉट सिलेक्टेड या आपको व्हाट अपने इज द करंट टिकट पे स्टेटस. रिस्पांस मिल जाएगा. टिकट पे रिस्पांस मिल और जाएगा. ये मुझे लगता है बहुत अच्छा है, अच्छी चीज है ट्रैक अच्छी करने चीज के है लिए. कि जैसे हम Amazon में भी टिकट कितने सारे हाँ, प्लेटफॉर्म में return हेल्प में आपको जाके टिकट करना हो, डालते हो ना, बिल्कुल. तो वो क्या बोलते हैं, विल गेट बैक टू यू इन दीज मेनी Definitely, बिजनेस डेज, definitely. आपका मनी रिफंड हो जाएगा इन दीज मेनी बिजनेस डेज. तो वो एक as a customer, as an employee, as a colleague, whatever you call me, I know that I have raised my issue, I have raised my concern, the team will get back to me. अगर आप मुझे आंसर ही नहीं दोगे तो मुझे समझ ही नहीं आएगा. अच्छा, मैंने आज आपको मैसेज किया है, मैंने आज आपको ईमेल करा है, आपका रिप्लाई नहीं आया कल तक, फिर मैं वापस आप पे उस पर टॉप अप डालूंगी, आपका रिप्लाई नहीं आया 3rd day. इससे अच्छी है कि आप उन्हें बता दो वी आर वर्किंग ऑन दिस, विल रिजॉल्व दिस एज सून एज पॉसिबल. तो yeah, तो वो will get back to you is I think taken in the wrong way. It's taken in the wrong way. Fun of something, so but it's good. Yeah, I think fun is important. Yeah. Mundane चीजें करनी नहीं है. तो अगर इस तरीके से HR थोड़े famous हो गए तो ठीक है. The coolest HR that I've met now, because जो HRs होते हैं company, the hiring zone they following, they talk very strictly 101, and they're very, like I would say, as a professional, not giving that much of response to the candidate. But yes, rightly so you mentioned. I am not directly working in hiring right now, ठीक है, but I have screened resumes and I know how that is done. Okay. Because as an HR, I've studied HR and I know that that is also a segment that we need to sort of learn or know how to handle. उस सिचुएशन में ज्यादा नहीं रही हूँ, बट आई एम श्योर अगर रहती भी तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करती कि जितने कलीग्स को, जितने कैंडिडेट्स को मैं हैंडल कर रही हूँ उनको उनका रिस्पांस मिल जाए. फीडबैक की अगर सेलेक्ट भी नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए. हाँ, फीडबैक की भी आजकल जनरेटिव ईमेल्स हैं, देयर आर ऑटो जनरेटेड ईमेल्स जो जाते हैं. ठीक है, एटलीस्ट आई मीन when even I was interviewing, I was getting responses. And even when you apply for positions, like my brother, he was interviewing for a position, he was getting email that so sorry because of this reason. Because of this and that, you are getting it. वो काफी होता है. वो बहुत है actually. मुझे पता लग गया मैं select क्यों नहीं हुआ. Exactly. ठीक है. अच्छा, ऐसा कभी like have you ever gone through कि किसी भी कैंडिडेट का रिज्यूमे ऐसा बन रखा है बट इन पर्सन वो कंप्लीट डिफरेंट है. हाँ, फेक प्रोफाइल्स बहुत बनाते हैं. बहुत इजी है बनाना. AI तो इतना ज्यादा यूज हो रहा है उसमें. कितने बार तो लोग फेक इंटरव्यूज देते हैं. अच्छा. तो आपने सुना होगा कि इंस्टाग्राम पे भी चल रहा था कि इफ लेट्स से वी आर कनेक्टेड वर्चुअली और मेरे साथ में कोई बैठे हैं एंड ही और शी इज प्रॉम्प्टिंग द आंसर एंड आई एम जस्ट गिविंग द आंसर. एंड एक और भी मैंने देखा था कि देयर इज एन एप्लीकेशन जो आपको आंसर, सो बेसिकली आपने अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपके आंसर्स डिस्प्ले हो रहे हैं एंड यू जस्ट रीडिंग इट आउट. क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने दिया, उस एप्लीकेशन ने ऑटोमेटिकली आंसर दे दिया एंड यू जस्ट रीडिंग इट आउट. कितने तरह की चीटिंग चल रही है दुनिया में, हम कौन से जमाने से आ रहे हैं पता नहीं. होता है. देयर आर द लूप होल्स बेसिकली. देयर आर लूप. इसीलिए इन पर्सन बुलाना ज़्यादा इन पर्सन इंटरव्यूज बहुत जरूरी है. एआई सब कुछ नहीं कर सकता. यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. बिकॉज मैंने लिख दिया, मैंने 10 स्किल्स लिख दिए. जब तक आप मुझे इवैल्यूएट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा. तो टेक्निकल राउंड रखो, HR राउंड रखो, फिर जो क्लाइंट राउंड होता है वो रखो, सारे तरीके के राउंड्स रखो एंड देन यू सी इफ दिस पर्सन इज अ फिट और नॉट. क्योंकि मुझे लगता है एक लेवल, इन सब लेवल ऑफ स्क्रीनिंग में ना यू विल गेट टू नो इफ दिस पर्सन इज ऑथेंटिक एंड if he or she knows the skill or not. Okay. And who decided the budgeting part? For example, if a candidate, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसका करंट पैकेज 6 लाख है, बट आपका बजट 12 to 13 है, बट अगर हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू करें 30-40% उसको हाइक मिल सकता है. सो हु डिसाइड दैट बजट कि उसको कितना परसेंट हाइक मिलना चाहिए? देखो, पहली बात तो जितना कम उतना अच्छा. बहुत ऑनेस्ट आंसर. ठीक है, जितने कम में मान जाए वो. लेकिन इसका भी एक ही होता है कि वो ज्वाइन करने के बाद भी वंस द पर्सन स्टार्ट्स वर्किंग विद अस एंड जब उनका नेक्स्ट साइकिल होगा वी विल मैच द स्लैब. हर एक डेजिग्नेशन, हर एक इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रोल का एक स्लैब होता है.
तो ऐसा नहीं है कि मैं डे 1 से उस लैब में आऊंगी, हो सकता है मैं डे 1 से उस लैब में ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात है। अगर नहीं भी किया तो जब मेरा नेक्स्ट साइकिल होगा उस लैब में मैच करने की कोशिश करी जाएगी, एंड दैट इज डन बाय द पेरोल टीम। ओके, और इसकी इन डेप्थ इतनी नॉलेज मुझे है नहीं, बट आई नो जितना मैंने देखा है और जितना मैंने पर्सनली भी इस चीज को नोटिस करा है कि नॉट एवरीबडी इज हायर्ड ऑन द सेम पैकेज फ्रॉम दैट सेम Right. डे, बट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस देयर अप्रेजल इज डन इन अ वे दैट दे मैच द स्लैब। पर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल 5-6 लाख कमा रहा है, ठीक है, और 11 लाख का मेरा बजट है, मैंने ये भी देखा है कि कंपनीज ने डबल करी सैलरी और 11 पे ले लिया, because they saw the caliber in the candidate. Right. They think कि, okay, he knows the skill that I'm looking for and I can afford him, so why not? Right. दे दो। क्योंकि हो सकता है वो शायद अंडर पे हो रहे थे ना 5 बिल्कुल, पर, बिल्कुल। शायद मार्केट स्टैंडर्ड 11 था। तो वही है, एवरीथिंग हैज टू साइड्स। तो ये भी होता है, कुछ लोग उसको लेस पे भी हायर करते हैं बिकॉज 30% स्टैंडर्ड होता है जिसमें लोग अप्रेजल करके हायर क्या एचआर पास्ट एक्सपीरियंस देख के पता चल सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट कितने टाइम तक टिकने वाला है ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं बता सकते आप कोई भगवान है क्या एचआर? कि काम तो HR भगवान भगवान वाले हैं और एम्प्लॉइज आप ही को रीच आउट कर रहे हैं, कुछ भी इशू हो रहा है आपके पास रीच आउट, मैनेजमेंट किसके पास जा रहा है? हमारे HR के पास जा रहा है। एचआर ये नहीं है कि बिल्कुल देखकर आपको बायोडाटा बता देंगे, बट एक्सपीरियंस डेफिनेटली स्पीक्स। हाँ। अगर आपने 15, 20, 50 लोगों से बात कर लिया ना, हाँ, सो यू नो कि अच्छा ये ना कुछ स्टैंडर्ड आंसर्स है, ये कुछ यूनिक आंसर्स हैं, ये शायद मेड अप आंसर्स हैं, यहाँ पे ही इज रनिंग अराउंड द बुशेस। सो एक साइकोलॉजिकली यू नो हाउ द पर्सन इज एक्टिंग, यू कैन सेंस। दैट इज वाई आजकल फेस टू फेस इंटरव्यूज लोग करते हैं, यू कैन सेंस कि यार ये मेरे लिए फिट रहेगा नहीं रहेगा। कल्चरल फिटमेंट भी देखी जाती है उसमें कहीं ना कहीं, बट मैं ये नहीं बता सकती कि ओके यू नो मैंने आपको हायर कर लिया और आप कल को बाई चांस वैसे नहीं निकले तो आई कैन नॉट बी लाइक ओके दिस पर्सन इज, मे बी यू आर over the year something happened with you, over the month something happened with you which changed your nature or which changed your way of working, so anything can happen. तो मेरे को तो नहीं लगता कि एटलीस्ट मैं अभी तक वो नहीं बन पाई हूँ कि मैंने ऐसे सामने बैठी हूँ तो मैंने बता दिया ये बिल्कुल इस काम के लिए है या फिर ये सही है और ये झूठे हैं। तो किसी कैंडिडेट के अगर एक्सपीरियंस में टाइम गैप आ जाता है तो उसको कैंडिडेट मेजरली क्या पैटर्न है, कैसे छुपा पाते हैं या फिर उसको कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं? एनी फील्ड मैंने जो देखा है मोस्टली सर्टिफिकेशंस या इंटर्नशिप्स एंड ऑल डाल देते हैं उस ड्यूरेशन में, एंड वो टाइम गैप जेन्युइन भी तो हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, उन्होंने 3 साल ट्राई करा, ठीक है, वो टाइम गैप हो गया, उनका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, जस्ट दैट दे वर नॉट एबल टू रीच दैट गोल, ठीक है, एंड नाउ द पर्सन वांट्स टू स्टार्ट फ्रेश। If that person mentions that preparing for UPSC gave this exam in resume, the person reading the resume would know and would probably, when I'm having the interview with the person, I'll ask him कि अच्छा what happened, what went wrong, where did you feel you were not able to clear. So वो एक honest conversation से मुझे पता चलेगा। अगर उन्होंने झूठ लिख दिया कंपनी का, लोग करते हैं डेफिनेटली लोग करते हैं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज झूठ लोगे कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे एक दिन। I believe in, you know, like karma and honesty and all of that, that if you're writing a lie today, someday somebody will catch you. So why do that? आपने अगर ब्रेक लिया यूपीएससी, चलो ठीक है पढ़ाई के ले लिया, हो सकता है कोई पर्सनल इशू की वजह से आपने ब्रेक लिया, बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अगर आपको सामने वाले ने हायर करना है ना, वो कर लेंगे आपको हायर। आजकल जो हमारी बेसिकली द वुमेन, they take a break when they are you know maternity or marriage leaves or whatever. Be honest about it. If you have the skill and if you can prove your worth, you will be hired, and once you're hired you can show that you are capable of much more. So climb that ladder. Don't lie about your you know like these things on your resume. But at the same time मैं कहती हूँ कि अगर कोई gap ले रहा है by chance, you know that you're going to go on a gap of 1 year, 6 months or whatever, do some skill, some upskilling, some certification, some courses, so that you are able to justify your time as well. I know that I could not work for 6 months, but at the same time I was not sitting idle. I was trying to do this. I was learning this, I was trying to do this, or probably I started this but couldn't continue. Something like that should justify your timeline. ये मेरा एक personal okay. And from Meenakshi perspective, कौन सा ऐसा चैलेंज आपने अपनी लाइफ में कम थ्रू करा और वो पॉजिटिवली मैसेज आप हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे बताना चाहेंगे? Challenge personally would be that there was a lot of, I would say, insecurity or less belief in myself. और ये challenge इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं है ना तो आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाओगे या फिर आप अपने आप से ही खुश नहीं होगे. You will always be criticizing yourself, and it's good to criticize yourself. I think you should be your biggest critique, but at the same time you should also appreciate
yourself. And if you don't appreciate and if you keep on cribbing and ranting ki अरे आज ये गलती हो गई, ये क्यों कर दिया, this is somewhere that you're wrong, you're not able to complete the task, Okay. what will happen is you will not believe yourself and you will not be able to push yourself beyond what you're capable of. And that is something that I've been working on. And also, I think it's a journey now that Right, I've mastered right. it. It's something that happens each day. पर मुझे ऐसा लगता है कि I now believe in myself. How do you get confident? मैं जानना चाहता हूँ because right now people are watching very confident, Meenakshi sitting all of you. So a message confident कैसे बने अपनी life? So मीनाक्षी सिर्फ एचआर नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग और मैं थिएटर भी किया है काफी. I did theatre. I think somewhere I would like to give the credit to theatre. I did stage plays for 4 years. I remember when I started it, मैं ना मतलब ऐसे नीचे आंखें नीचे हैं, ऐसे देख रहे हैं ऑडियंस, बहुत डर लगता था because I couldn't believe that I was an individual in that room. Right? I was only looking at others. I was looking, अच्छा वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं, वो इतने इंटेलिजेंट है, वो तो इतने अच्छे डायलॉग्स बोल रहे हैं, वो इतने अच्छे दिखते हैं. It was all about others and not about myself. तो कहीं ना कहीं मुझे थिएटर ने हेल्प करी है. So this is definitely a credit. Apart from that, when I was appreciated for my work, when I won a few medals in my college, I won a few medals, तो वहाँ से confidence आया कि मीनाक्षी you are an individual and you're capable of much more than this. तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये शायद दिख रहा है अंदर. मैं भी नर्वस हूँ, मैं भी थोड़ी डरी हुई हूँ, हर जगह होगा, हमेशा होता है, स्टेज पे जाते हैं तो डर लगता ही है. बट मुझे ये रियलाइज हो गया है कि जो मैं हूँ मैं वैसी ही हूँ. दिस इज हु आई एम विद ऑल माई फ्लॉज एंड ऑल माई ब्यूटी. And people who are there to accept me will accept me however. But before people, I have to accept myself. Got it. If I am not comfortable in my own skin, in my own, the way I am, the way I speak, the knowledge that I have, the work that I'm doing, then what am I even asking others for? लोग तो क्या जज करेंगे अगर मैं खुद ही को जज कर रही हूँ तो. Right. तो मैं इसीलिए बिलीफ वाली बात बोल रही हूँ और मुझे लगता है सबको करना चाहिए that you are unique. There is no one else like you. Even your doppelganger will have different characteristics, right? You are unique. तो फिर हम क्या ढूंढ रहे हैं भीड़ में? पहले अपने आप को तो हम realize करें. And that's I think everyday struggle. Not every day is beautiful. Right. हमारे दिमाग में भी आता है अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ जिंदगी में. हम compete करने लग जाते हैं, अरे वो कितना कर रहा है, ये नहीं कर रहे. तो इसका ना मेरा एक सिंपल सा फंडा था जो मैंने अपने आप को समझाया था एक दिन बैठकर. You are your own competition. You are your own competition. Are you doing better than what you were doing yesterday? If you are, good. If you're not, that means you need to improve. You need to improve yourself. Forget others. उनकी सीढ़ी अलग है, आपकी सीढ़ी अलग है. तो I think I just started believing in myself. And वो कहीं ना कहीं वो hashtag self love. तो वो जरूरी है. And I think self love and all भी तभी आता है जब आप constantly अपने आप से बात करते हो, आप अपने आप को समझाते हो. सिर्फ बाहर एक वो पोस्ट पढ़ लेने से self love नहीं आता है. You have to accept yourself however you are and be happy that you're living today. तो मेरा यही मोटो है कि just be happy with what you have and what you have achieved so far and your dreams and goals. Always keep dreaming, keep aiming high. कभी ना कभी तो पहुंचोगे. नहीं भी पहुंचे तो जितना पहुंचे वो भी ठीक है. Right. Aim for the moon. वही कहते हैं aim for the moon. If you miss, you may hit the star. भाई बिल्कुल. So मीनाक्षी जी मैं पूछना चाहता हूँ as an employee कौन से ऐसे actions होते हैं जिनके अगेंस्ट में रिएक्शन देके HR मुझे कंपनी से निकाल सकती है जो कि मुझे नहीं पता. मिसबिहेवियर, जो कि थोड़ा सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड एनी इम्प्रॉपर वर्बल यूजेज. उसके लिए ऐसे नहीं कि डायरेक्ट निकालेंगे, उसकी पूरी एक ICC बैठती है, पॉश फाइल वो सब होता है. और अगर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में निकल गया कि दैट द पर्सन हैज डन एनी मिसबिहेवियर, तो उस केस में डेफिनेटली द ICC विद द हेल्प ऑफ द HR टीम कैन टेक एन एक्शन. एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर फेल हो जाए तो ठीक है. बहुत लोगों का कभी कभी ये भी होता है कि वो कंपनी में तो आ गए, देन रियलाइज होता है कि अच्छा, देन पता चलता है कि वो तो उसमें काम ही नहीं कर रहे थे. क्योंकि कुछ कंपनी से इन्फॉर्मेशन लेट भी तो आते हैं ना. तो अगर आपके इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ निकल गई, ठीक है, या फिर आपका BGV में कुछ इन्फॉर्मेशन, इफ इट्स अ लाई, देन डेफिनेटली द HR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आस्किंग यू टू लीव. ठीक है. सेकेंडली, इफ फॉर एग्जाम्पल अगर आपने, जैसे हम क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, ठीक है, मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि HR will ask you to leave, but if you're misbehaving with the client, if you're not giving them the results, if you're like sort of not replying to the clients, sort of absconding, so what are you doing here?
Right. अगर आप absconding हो तो then that means कि I can take any action against you because you're not proving yourself right in front of the client, ठीक है? Then एक चीज है कि कुछ लोग ना सब कुछ है, उनको डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, काम कर रहे हैं, बट अवेलेबल ही नहीं है. Nobody is able to reach out to them. Absconding cases को हम फिर reach out करने की कोशिश करते हैं, but if we don't get any reply, तो उनका फिर ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, उनको रख करना. और ऐसे लोग होते हैं जो ले लेते हैं जॉब, ठीक है, ज्वाइन भी कर लेते हैं, देन उनकी शायद कोई और मिल जाती है या फिर कहीं और चल जाती है. उन्होंने पता है कि कुछ कुछ कंपनीज में नोटिस वो होता है, बॉन्ड होता है, तो वो बिल्कुल एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है. एंड देन आई थिंक बेसिक थिंग्स दैट डोंट मिसयूज एनी प्रॉपर्टी, डोंट स्टील फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. ये तो बेसिक चीजें. इसमें एचआर क्या है, तो आप स्कूल में जाओगे तब भी ये सब चीजें, इट्स नॉट अ गुड थिंग. एंड अगर आप ये कर रहे हो तो देन बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. गॉट तो इट, इन सब गॉट चीजों इट. में एज एन एचआर आपको गुस्सा सबसे ज्यादा कब आया, मैं जानना चाहता हूँ. जब मतलब लोग समझते नहीं है, ठीक है. बेसिक, ओनली बेसिक स्टफ. गुस्सा इसलिए क्योंकि people don't understand that why we are saying this or what is the reason. They will keep on asking the same thing. For example, if they are not able to get a project or whatever, right? We'll probably tell them that this is a skill and this is a situation. So they will keep on asking the same thing and we'll tell them. तो personally गुस्सा आता है कि यार क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि ये situation है. आप भी समझो कि हमारी भी कोई सिचुएशन होगी, राइट, जिस वजह से हम आपको नहीं कर पा रहे हैं. तो एक तो वो गुस्सा आता है जब पीपल डोंट अंडरस्टैंड. सेकेंडली, पीपल रीच आउट यू फॉर एवरी स्मॉल एंड स्मॉल थिंग. अच्छी बात है, एचआर्स आर अवेलेबल फॉर यू, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन चेक द पॉलिसी, यू कैन चेक, गो एंड रीड द डॉक्यूमेंट्स दैट आर देयर गिवन टू यू एंड अंडरस्टैंड. हर एक चीज के लिए बस डोंट रीच आउट टू द पर्सन, नॉट दैट द पर्सन विल नॉट रिस्पॉन्ड, but that shows that you are not responsible enough to go through the guidelines which have been given to you. ठीक है. स्पेशली ये न्यू जॉइनर्स के केस में हम उनकी हेल्प करते हैं, बट अगर आपको आ गए कंपनी में हो गए 5-6 महीने, तो फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत पूछिए, आप जाके खुद फिगर आउट करिए, गाइडलाइंस पढ़िए, अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़िए एंड अंडरस्टैंड. गॉट इट, गॉट इट. ठीक है. एंड फिर कुछ सॉरी, और ये भी होता है कि कुछ कुछ लोग ना बहुत फालतू के रीजंस देते हैं फॉर टेकिंग अ लीव और नॉट बीइंग अवेलेबल और नॉट परफॉर्मिंग. बहुत फालतू के रीजंस कि मेरे इसके चाचा की ये बीमार थे एंड ऑल ऑफ दैट. दैट इज नॉट इवन रेलेवेंट. यू आर नॉट परफॉर्मिंग इन द प्रोजेक्ट, क्लाइंट इज अनहैप्पी, ठीक है, नॉट गिविंग द रिजल्ट. So don't give me these useless reasons. So sorry, not here to listen to those reasons. Either you tell me, okay, I was unavailable, I will perform now. ठीक है, give me one chance. Got it. आप कहानी बनाओगे, you will go around the bushes. That also irritates you. Got it, got it, got it. एक पॉइंट है जो सबसे ज्यादा हाईलाइट मैं करना चाहता हूँ, दैट इज पॉश. पॉश से हर इंसान डरा हुआ है आज के टाइम पे, बट ये बहुत अच्छी चीज भी है, ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी मिल रखी है. सो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. और ट्रेडिशनल पहले क्या चलता हुआ आ रहा था? इसे बताने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं पॉश सर्टिफिकेशन कर चुकी हूँ. सो आई एम बेसिकली अ पॉश ट्रेनर एज वेल, सो आई कैन गिव पॉश अवेयरनेस सेशंस एंड ऑल ऑफ दैट. तो पॉश का मैं बस इतना चीज बताना चाहूंगी कि डर नहीं है, अवेयरनेस है. लोगों ने उसको डर बना लिया है. और अवेयरनेस क्यों है? बिकॉज देयर आर पीपल हु आर नॉट behaving decently in an organization. There are comments that we are passing as a joke. You cannot comment on somebody's body as a joke, or complexion as a joke. You cannot show them improper things on your phone. ठीक है. You cannot misbehave or touch them inappropriately. ठीक है. तो अगर इन सब चीजें, अगर आप ये सब चीज कर रहे हो या फिर ये सब चीजें होती हैं, तो उसके लिए कमेटी है, राइट, इंटरनल कमेटी अगर हमारी है जी, जो कि पॉश एक्ट के अंडर है. तो लोगों को क्या लग रहा है, अरे मैं तो अपने एम्प्लॉयज से बात ही नहीं कर सकता, मैं तो अपनी फीमेल एम्प्लॉयज को अप्रोच नहीं कर सकता. डर नहीं है. पॉश सेल अगर आपके कंपनी में है, अगर एक आईसीसी आपकी कंपनी में है, डजंट मीन कि आपको डरना है अपने एम्प्लॉय से बात करने के लिए. आपको रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है. एंड दिस इज फॉर ऑल द जेंडर्स. इट्स नॉट जस्ट फॉर वुमेन. इट्स नॉट दैट पॉश इज ओनली फॉर वुमेन. इट इज फॉर मेन, इट इज फॉर द अदर जेंडर एज वेल. पर लोगों को क्या लगता है कि अरे पॉश सेल है तो मैं तो बात नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद उनसे लाइक आई कैन नॉट गो आउट विद देम. देयर इज अ डिफरेंस between sexual remarks and like sort of friendly or good decent remarks. Understood. तो वैसा. बट जरूरी है, पॉश की अवेयरनेस बहुत जरूरी है. बहुत अच्छा एक ऑप्शन में एक विंडो ओपन हो गई, जो कि पहले के टाइम पे लोग अपने तक रख लेते थे, चाहते नहीं थी बात ओपन हो, किसी के ऊपर एक्शन. फॉर एग्जांपल, मेरा मैनेजर आज मिसबिहेव कर रहा है, मैं अगर उसके ऊपर एक्शन लूंगा तो मेरी ही जॉब चली जाएगी. बट नाउ द पॉस्ट विंडो इज ओपन, तो उसका हाईलाइटर सबके सामने आ जाएगा. नाउ ही इज मोर इनसिक्योर अबाउट और हिज इमेज. एग्जैक्टली. एंड मुझे लगता है कितना गलत है आप किसी को उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हो या फिर उनके अपने पावर का मिसयूज कर रहे हो, राइट. एक चीज होती है पॉश में, क्विड प्रो क्वो. ठीक है. जिसका मतलब दिस और दैट. आई एम योर मैनेजर, आई एम लाइक, यू नो व्हाट, कम आउट ऑन अ डेट विथ मी, आई विल गिव यू प्रमोशन, एंड यू से नो.
So that means, okay, you're rejecting me. तो this and यार ये क्या reason है? I don't want to go out alone with you. Simple. I as an employee don't feel comfortable. पर मैनेजर को क्या है कि अरे यार मैं तो उसको प्रमोशन दूंगा तो मुझे अल्योर कर रहे हैं. ये सब चीजों को like Encourage these are करना things. is yeah, हाँ, these are understood. things which are taught when you are having a posh session, awareness session. And I think if people don't know the underlying reason ना, if people don't know कि this is right, this is wrong, तो वो वही गलती करते रहेंगे. Understood. और Understood. जिन लोगों के ऊपर वो हो रहा है, the people who are the victims, they will not have the courage and power to speak out. Right. ठीक है. Right. तो आप अगर आपको पता है कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, if there is no support, then you be like okay ठीक है, सहते रहेंगे हम, सहते रहेंगे. But क्यों सहना है? गलत को क्यों सहना है? Right. और अगर कोई आज गलत कर रहा है, शायद आपके साथ गलत कर रहा है, 10 लोगों के साथ और भी गलत कर रहे होंगे. तो let the culprit be caught. Be caught. Got it. बहुत अच्छा बोला आपने. मैं चाहता हूँ मीनाक्षी, there's a lot of women right now watching you and also so many candidates throughout your journey. मैं चाहता हूँ एक आप जरूर लर्निंग सेशन बताइए कि वो चीज़ मीनाक्षी से जरूर सीखनी चाहिए from the HR perspective as well from what you have done the journey, just you have told about it कि मैंने थिएटर में ये चीज़ करा, मैंने ओवरकम करा अपने फेलियर्स को एज वेल. ठीक है, मैंने क्राउड वर्क करा, मैंने अपनी रिजेक्शंस को भी देखा. ये सारी चीज़ें कंबाइंड करके एक मैसेज जरूर दीजिए अपने ऑडियंस को. मैं अपनी सारी ऑडियंस को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. ठीक है. डोंट लाई टू योर सेल्फ. अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं मैं गलत जा रही हूँ, तो उसको इम्प्रोवाइज करो. अपनी गलतियों को छुपाने के लिए डोंट लाई टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट. और दूसरी चीज़ ये है कि डोंट फियर टू चेंज एंड अडेप्ट विद टाइम्स. Keep learning, keep upskilling, be ready to change your nature, your characteristics, because अगर आप वो नहीं करोगे, you'll not be able to sort of gel well or fit in the crowd. And we all need, हम सब कहते हैं कि क्राउड मेंटालिटी है कि एक तरफ फॉलो करना. Right. मेरे हिसाब से क्राउड मेंटालिटी ये नहीं कि एक ही चीज़ को फॉलो करना. क्राउड मेंटालिटी में एक चीज़ ये भी आती है कि यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप. मेरे हिसाब से टीम मेंबर बनना बहुत जरूरी है. इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर तो सभी होते हैं. लीड आप बाद में बनेंगे, पहले टीम मेंबर तो बनिए. हाँ, टीम मेंबर तो बनिए, लीडर तो बाद में. और टीम मेंबर बनने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा 10 लोग मुझे नापसंद कर रहे हैं, तो मतलब मेरा ये नेचर है जो मुझे बदलने की जरूरत है, शायद मैं यहाँ पे गलत हूँ. सो यू हैव टू नो योर सेल्फ एंड बी रेडी टू अडेप्ट विद द चेंजिंग टाइम्स एंड डोंट बी टू रिजिड. आजकल के लोग, जैसे हम जेन ज़ी की बात करते थे ना, दे आर वेरी रिजिड समटाइम्स कि अरे मैं तो यही करूंगी, मेरे को तो इतना ही मिलेगा, मैं तो इतना टाइम दूंगी, मेरे को तो इतना ही काम करना है, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूंगी, इससे ज़्यादा नहीं जाऊंगा. बट इसका मतलब इतना रिजिड रहोगे तो भाई आपके साथ कोई काम नहीं कर पाएगा ना. थोड़े से अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ, सीखो. दिस इज योर एज टू लर्न. सीखो एंड देन गेट व्हाट यू हैव ऑन द गेट योर वर्थ ऑन द टेबल. ठीक है. डोंट बी टू रिजिड. एंड last message definitely is be humane as humans. That's one of the tagline, and it's a very simple message that we are called humans for a reason, and it's not difficult to be humane as well if you're a human. And being human is not very super artificial thing या फिर anything science related के लिए बहुत मुश्किल है. rocket science नहीं है. बस ये है कि you have to be kind, helpful, compassionate, caring towards the other person. That doesn't mean that you will not be angry, you will not have confidence issues, or you will not be a critique. That is not the case. Being human means like a package. आपको दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना है. Right? Don't do anything that can harm the other person. And that's why I think when I was talking to you, I told you I come with a positive mindset. Right. Because I'm here to spread positivity. दुनिया में बहुत negativity है. रोज negativity सुन रहे हैं हम. But negativity सुनकर हम भी negative हो जाते हैं. तो मैं उनमें से हूँ जो थोड़ा positive बोलती हूँ. खुद के लिए भी and बाहर वालों के लिए भी, because we all have that positive side inside us. It's just that it's hidden. Exactly. So that's why the simple message is be human as humans. And if you're not able to be honest about being in this body or being in this form, then बाकी चीजें करने का कोई फायदा नहीं है. जितनी भी तरक्की आप जिंदगी में, अगर आप डायरेक्टर लेवल पे भी चले गए, सीईओ भी बन गए, अगर आप अच्छे इंसान नहीं है ना, तो कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा. सिंपल. तो आप पहले अच्छे इंसान बनो और साथ में बाकी तरक्की तो आती रहेगी. बहुत बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी. मैं अगेन थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू. एंड यहाँ पे मीनाक्षी जी का इंस्टा हैंडल भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है. सो अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग टिल हियर. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव all the love and support to Meenakshi. Thank you so much, Shang, and thanks. Wishing you all the growth and success. It's a beautiful platform. I enjoyed it, and I really hope my viewers also enjoy this podcast, and I'll also keep on working on it. So thank you so much. Signing off, the Human HR. That's me.